गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन 15 में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो वीडियो है वो किसका है? ये क्लास 8 साइंस का वीडियो है। ये किस क्लास का है? ये क्लास 8 साइंस का वीडियो है, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोला जाता है? फसल उत्पादन और प्रबंधन। यानी फसल का उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फिर उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं, रख रखाव कैसे उसका करते हैं। इस चैप्टर को जो है हम लोग एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे, यानी एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में, अब पढ़ाई के साथ नोट्स बनाना हुआ आसान। आप लोगों को अब नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है। नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है। आप लोग को जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, उसी चीज़ को अपने कॉपी पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कौन सा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है। सबसे अगर पहला बात करें तो हमारा क्या है? क्रॉप है। क्या है? क्रॉप। आइए समझते हैं क्रॉप होता क्या है। वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक मिनट कलर चेंज कर ले इसका, एक मिनट, चलिए ठीक है। वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए क्या बोल रहा है, वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार का प्लांट। वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार का प्लांट जो है, एक मिनट, वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार का प्लांट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, जब उसको क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है या फिर कल्टिवेट, उसको बोया जाता है एट वन प्लेस, यानी एक ही जगह पे ऑन द लार्ज स्केल। जब एक ही प्रकार के प्लांट को किसी एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे उसको कल्टिवेट किया जाता है, फिर ग्रोन किया जाता है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, पैडी है, वीट है और ग्राम है। वीट, पैडी और ग्राम, ये क्या है? हमारा क्रॉप है। अब देखिए इस फिगर में, देखिए ये किस चीज़ का फिगर है? ये हमारा पैडी का फिगर है। जब हम लोग धान बोते हैं तो क्या एक ही धान को उसमें कल्टीवेट करते हैं? नहीं, उसमें बहुत सारे धान का जो सीड होता है क्या करते हैं हम लोग? उसमें कल्टीवेट करते हैं। और जब बहुत सारा हो जाता है तो वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। सेकंड फिगर में देखिए तो यहाँ पे क्या है? आपको एक मैंगो का ट्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक मैंगो का ट्री दिख रहा है। क्या ये क्रॉप है हमारा? इसको हम लोग क्रॉप बोल सकते हैं? तो इसको क्रॉप हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हमको मालूम है क्रॉप क्या होता है। तो वैसा प्लांट जिसको एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे क्या किया जाता है? बोया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या है? केवल एक है। तो एक है तो क्या है? क्रॉप होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड फिगर में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको आम का एक बगीचा दिखता है। क्या दिखता है? आम का बगीचा दिखता है। और यहाँ पे जो है आम का बहुत सारा पेड़ है। आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस तरीके से आम का पेड़ है, बहुत सारा। तो ये एक ही जगह पे है और यहाँ पे क्या है? बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारा प्लांट्स है। और जब बहुत सारा प्लांट किसी एक ही जगह पे कल्टीवेट किया जाता है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तो ये हमारा तीसरा फिगर जो है क्या है? हमारा क्रॉप हो सकता है। और फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही है और जब एक रहेगा तो हमारा क्रॉप नहीं होगा। अब आइए नीचे देखते हैं, आगे हम देखते हैं। तो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, और जो क्रॉप्स है उसको क्लासीफाई किया गया किसके आधार पे? तो सीजन के आधार पे। कितने टाइप में किया गया? तो दो। फर्स्ट कौन सा है? रबी क्रॉप। सेकंड कौन सा है? खरीफ क्रॉप। आइए रबी क्रॉप्स क्या होता है उसको समझते हैं और फिर खरीफ क्रॉप्स क्या होता है उसको आगे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे रबी क्रॉप्स। क्या देखते हैं? रबी क्रॉप्स। अब देखिए रबी क्रॉप्स होता क्या है? द क्रॉप्स डेट आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो करता है उसी क्रॉप को क्या बोलते हैं हम लोग? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो क्रॉप्स हमारा विंटर सीजन में ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं वीट, ग्राम, पी, ईटीसी। फिगर में देख सकते हैं जो गेहूँ है हमारा ठंडी के दिन में होता है, ये जो चना है वो हमारा ठंडी के दिन में होता है, और जो मटर है वो भी कब बोया जाता है? इसको ठंडी के सीज़न में होता है। तो जिस क्रॉप्स को हम लोग ठंडी के सीज़न में क्या करते हैं? ग्रोन करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? रबी क्रॉप्स कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दो पॉइंट इसके बारे में दिया है। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? अक्टूबर से मार्च। देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना मंथ लगता है इसमें? 6 मंथ लगता है। कितना मंथ लगता है? 6 मंथ लगता है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखते हैं रबी क्रॉप्स टेक टाइम जनरली 6 मंथ, और ये कितना टाइम लेता है, 6 मंथ का टाइम लेता है। और कब से कब लेता है, तो अक्टूबर से मार्च तक। याद रहेगा आप सभी को। रबी क्रॉप्स क्या होता है, जो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो करता है उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग वीट, ग्राम और पी है। और ये कितना समय लेता है, 6 मंथ लेता है। कब से कब तक, तो अक्टूबर से मार्च तक। अब आगे देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। आगे क्या देखते हैं, खरीफ। अब यहाँ पे देखिए खरीफ क्रॉप को देखते हैं। तो खरीफ क्रॉप डेट आर ग्रोन इन रैनी सीजन, और जो रैनी सीजन में ग्रो करता है, रैनी सीजन या फिर बोल सकते हैं उसको समर सीजन, तो वो कौन सा प्लांट होता है, वो कौन सा क्रॉप होता है हमारा, तो वो क्रॉप होता है खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रैनी सीजन में ग्रो करता है उसको खरीफ बोलते हैं, और जो विंटर सीजन में करता है उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल देखते हैं, तो पैडी है, मैज है और सोयाबीन है। एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे पैडी है, यहाँ पे मैज है जिसको मक्का बोला जाता है, और यहाँ पे सोयाबीन है। इतना याद रहेगा आप सभी को। आगे देखते हैं द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप इज फ्रॉम जून टू सितंबर। अब यहाँ पे हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये कितना मंथ लेता है टोटल, ये 4 मंथ लगता है। कितना मंथ लगता है इसमें, टोटल 4 मंथ लगता है। खरीफ क्रॉप्स टेक टाइम जनरली 4 मंथ। अब देखिए यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप है वो कितना टाइम लेता है, 4 मंथ, और जो रबी क्रॉप है वो हमारा कितना टाइम लेता है, 6 मंथ। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स है ना, खरीफ क्रॉप में कितना लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। खरीफ में टोटल हमारा कितना है, 6 लेटर है। तो ये 6 लेटर है। और रबी में कितना है हमारा, 1, 2, 3, 4, और रबी में हमारा क्या है, 4 है। इसमें 6 है, इसमें 4 है, और रबी जो है हमारा 6 मंथ लेता है, जबकि खरीफ कितना लेता है, 4 मंथ लेता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। यानी रबी जो 4 लेटर का है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, खरीफ, और खरीफ जो है 6 लेटर का है तो इसके अपोजिट में क्या चला जाएगा, रबी। यानी रबी कितना टाइम लेता है, 6 मंथ, और खरीफ कितना लेता है, 4 मंथ। दोनों को एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे। एक याद करने का तरीका है, यदि आपसे याद नहीं होता है तो। आइए अब आगे देखते हैं। अब जो क्रॉप, ये तो हम लोग समझ लिए कि क्रॉप क्या होता है, क्लासीफाई कैसे किया गया, तो उसको सीजन के आधार पे उसको क्लासीफाई कर दिया गया है। और क्लासिफिकेशन जो है 2 तरीके से हुआ है, रबी और खरीफ में हुआ है। रबी क्या होता है उसको हम लोगों ने समझ लिया, खरीफ क्या होता है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसके पहले हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन हो। तो कौन कौन से है उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे सोइंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सीड है उसको बोते हैं। थर्ड नंबर पे है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। और तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें बोने के बाद कुछ मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले और वो अच्छे से ग्रो करे। 4 नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, उसका इरिगेशन करते हैं। उसके बाद सिंचाई करते हैं। अब सिंचाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, 5 नंबर पे हम लोग करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। जब हम लोग सिंचाई करेंगे तो उसके साथ कुछ क्या होता है, खरपतवार जो ग्रो करता है उससे हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। और 6 नंबर पे हमारा जब क्रॉप रेडी हो जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, यानी उसका कटाई हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है। 7 नंबर पे जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो उसको कहीं पे एक जगह पे स्टोर करके फ्यूचर यूज के लिए रख दिया जाएगा। तो हमारा क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो टोटल कितना स्टेप्स है, टोटल 7 स्टेप्स है। टोटल 7 स्टेप्स हैं हमारे किसमें, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में। फर्स्ट कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड कौन सा है, सोइंग। थर्ड नंबर पे कौन सा है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। 4 नंबर पे देखते हैं इरिगेशन। 5 नंबर पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और 6 नंबर पे क्या है, हार्वेस्टिंग। और 7 नंबर पे स्टोरेज। आइए अब एक एक को अच्छे से हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो कौन सा है, सबसे पहला हमारा कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक मिनट, सबसे पहला जो है हमारा कौन सा है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। 1 नंबर है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो पहला स्टेप है वो हमारा कौन सा है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। और सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जोतते हैं, यानी जिसको प्लोइंग बोलते हैं। प्लोइंग मतलब क्या होता है, जोतना। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये यहाँ पे हॉर्स है और हॉर्स के सहारे क्या किया जाता है, खेत को प्लो किया जा रहा है, उसकी जुताई हो रही है। और ये एक डिवाइस है जिसको प्लू बोला जाता है, हल है, और इसी का यूज करके क्या किया जाए, खेत को जोता जाता है। अब देखिए प्लोइंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। इसमें क्या कहते हैं, सॉइल को लूज कर दिया जाता है या फिर उसको टर्न अप, यानी नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दिया जाता है, जो कि इस तरीके से दिखता है। नीचे वाला पार्ट जब ऊपर होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
प्लोइंग बोलते हैं। प्लोइंग क्या होता है फिर से समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। जब सॉइल को लूज कर दिया जाता है या फिर नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर दिया जाता है, टर्निंग अप कर दिया जाता है, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं। प्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज टिलिंग। और प्लोइंग को दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है टिलिंग। तो प्लोइंग को किस नाम से जाना जाता है, टिलिंग। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। द लूजेंट ऑफ सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखिए आखिर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो प्लोइंग करते हैं इससे हम लोग का बेनिफिट क्या होता है। तो प्लोइंग करने से ये बेनिफिट होता है कि उसमें जो अर्थवर्म्स रहते हैं जिनको केचुआ बोला जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ये क्या करते हैं और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, उनका ग्रोथ होता है। और जब उनका ग्रोथ होता है तो क्रॉप का सॉइल का टेक्सचर बना रहता है जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से होता है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं प्लोइंग हो रहा है। किस चीज़ से प्लोइंग हो रहा है, तो प्लो से हो रहा है। प्लो मतलब हल होता है। इसमें जो नुकीला पार्ट होता है जो आयरन का बना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूसियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूसियर बोलते हैं। और जो लकड़ी का हैंडल होता है जिसको पकड़ा जाता है, ग्रिप किया जाता है, वो क्या होता है, प्लू शाफ्ट होता है। क्या होता है, प्लू शाफ्ट। तो प्लो का वह पार्ट जो वुड का बना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लू शाफ्ट। और जो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगल शेप का होता है, आयरन का बना होता है, उसको प्लूसियर बोलते हैं। और ये वाला पार्ट हमारा कहाँ पर रहता है, मिट्टी में रहता है। कहाँ पर रहता है, मिट्टी में रहता है। इतना याद रहेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जब खेत को प्लो किया जाता है तो कुछ इस तरीके से उसमें से मिट्टी दिखाई देता है जो बड़ा बड़ा रहता है। जो बड़ा बड़ा मिट्टी ऐसे देख सकते हैं चेपा की तरह है, बड़ा बड़ा। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है क्रूम्स। क्या बोला जाता है, क्रूम्स। CRUMBS। जब खेत की जुताई होती है तो उसमें से जो बड़ा बड़ा सॉइल निकलता है, मिट्टी चेपा की तरह रहता है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, क्रूम्स बोला जाता है। इतना याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे हमारा खत्म है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप था हमारा कौन सा, सोइंग। प्रिपरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, सोइंग यानी उसको बोते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोइंग, अभी जो है हम लोग का किस चीज़ का सीजन चल रहा है, अभी जो है हमारा कौन सा सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है। और इस सीजन में किस क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, तो हमारा कौन सा होता है, खरीफ क्रॉप होता है। क्योंकि खरीफ क्रॉप को कब बोया जाता है, रेनी सीजन में। और एग्जांपल में हमारा पैडी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारा सोइंग। सोइंग क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। आइए समझते हैं सोइंग क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं सोइंग। सोइंग क्या होता है, पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल। पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जब हम लोग क्या करते हैं, सीड को किसी भी मीडियम से, चाहे वो डिवाइस हो, मशीन हो या फिर हाथ से, उसको हम लोग सॉइल में उसको क्या करते हैं, सीड को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सोइंग। और ये तीन तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो खेत में क्या कर रही है, मिट्टी खेत में जो हाथ में सीड से उसको क्या कर रही है, बो रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन के सहारे इसको क्या किया जाए, बोया जा रहा है मशीन से। ट्रैक्टर मशीनें देख सकते हैं। और यहाँ पे हाथ के थ्रू क्या कहते हैं, एक एक करके सीड को मिट्टी में ब्यूरिड किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। और मिट्टी में सीड्स को पुट करना ही क्या कहलाता है, हमारा सोइंग कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट, सोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए जब हम लोग सीड को पुट ही नहीं करेंगे सॉइल में तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए जो सोइंग है वो मेन सोइंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़रूरी है। अगर किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए सीड को सोइंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीड नहीं बोया जाएगा तब तक क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। सोइंग इज डन बाई हैंड और मशीन। सोइंग इज डन बाई मशीन और हैंड। या तो इसको मशीन से डन किया जाता है या फिर हाथ से किया जाता है। अब देखिए इसमें सीड ड्रिल, सीड ड्रिल यहाँ पे देख सकते हैं। जो सेकेंड फिगर है हमारा किसका है, सीड ड्रिल है। किसका है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एट डेप्थ। अब देखिए इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, यूनिफॉर्मली शो करता है उसको एट प्रॉपर डिस्टेंस। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस इसके बीच में सेम है, सभी के बीच में जो डिस्टेंस हो क्या है, गैप जो है वो बराबर है। और ये बराबर डिस्टेंस पे उसको शो करता है। और एक फिक्स गहराई तक, यानी जो उसका डेप्थ है वो भी क्या है, वो भी फिक्स है कि इतना ही डेप्थ तक वो अंदर जाएगा। तो एक सीड ड्रिल एक अच्छा उपाय है सीड को कल्टीवेट करने का सॉइल में, यानी उसको बोने का। अब यहाँ पे एक फिगर आप लोग देख सकते हैं। ये फिगर क्या दर्शाता है, आप लोग कुछ समझ रहे हैं फिगर को देख करके? फिगर को देख करके आप लोग कुछ समझ में आ रहा है? अभी के दिन में देखिएगा आप लोग, जब जो धान का सीड्स होता है उसको घर पे पहले लाया जाता है। सीड्स को कहाँ पे लाया जाता है, घर पे। और उसके बाद एक बड़े से बर्तन में उसको रख दिया जाता है, भिगो दिया जाता है।
अब जब भिगोते हैं उसको पानी में तो देखते हैं दो चीज़ हम लोग देखते हैं। एक चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ सीड जो है वो कहाँ पे चला जाता है, नीचे जा कर के बैठ जाता है, यानी कुछ सीड मान लीजिए यहाँ तक फिल हो गया, यहाँ तक पूरा सीड्स क्या हो गया, फिल हो गया। और कुछ सीड देखते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, कुछ सीड क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। आखिर क्यों? तो देखिए ये फ्लोट करने का एक रीज़न है कि ये जो सीड्स होता है वो क्या होता है, डैमेज सीड होता है। क्या होता है? डैमेज होता है। डैमेज का मतलब क्या होता है? ख़राब। डैमेज का मतलब ख़राब। और ये सीड डैमेज हो गया रहता है, इसलिए ऊपर फ्लोट करता है और इसको छान करके बाहर कर दिया जाता है। और जो अच्छा सीड होता है, जो हेवी सीड होता है, हेल्दी सीड होता है, वो नीचे जा कर के बटन में सेटल डाउन हो जाता है। और इस सीड को क्या किया जाता है, इस सीड्स को खेतों में बो दिया जाता है। तो सीड को क्या कौन सा डैमेज सीड है, कौन सा अच्छा सीड है, उसको अलग करने के लिए एक अच्छा प्रोसेस है जो घरों पे यूज होता है, सबके घरों में यूज होता है। अभी के दिन में आप लोग देख सकते हैं इसको। तो सोइंग क्या होता है ये समझ में आ गया। अगर सीड को डैमेज सीड है और अच्छा सीड है, दोनों में से अगर डैमेज को अलग करना हो और हेल्दी सीड्स को अलग करना हो तो किस प्रोसेस से हम लोग करेंगे, तो ये वाटर में उसको रख करके पुट करके उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इतना याद रहेगा। देखिए आगे देखते हैं, थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। तीसरे नंबर पे है हमारा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम लोग जो है सॉइल में एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ऐड क्यों करते हैं, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, और करेंगे तो क्या होगा। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, देखिए यहाँ पे द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल, वह सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और किस फॉर्म में किया जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में किया जाता है। वह सब्सटेंस जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, उसको यहाँ पे देखिए इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ सीड। देखिए द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, वह सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड किया जाता है किस लिए, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ सीड। सीड के हेल्दी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है, कुछ सब्सटेंस को सॉइल में ऐड किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र बोलते हैं, आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। यहाँ पे देख सकते हैं ये यूरिया है, आप लोगों ने अक्सर इस चीज़ को देखा होगा। ये जो यूरिया है, यूरिया को कहाँ पे रखा जाता है, इसको खेत में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, खेत में इसको ऐड किया जाता है ताकि क्रॉप को जो है, सॉइल को जो है न्यूट्रिएंट्स मिले और क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो, अच्छे से हो। एक चीज़ ये होता है, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र। क्योंकि इसको कहाँ पर बनाया जाता है, क्या ये घर पर बनता है किसी के घर पर? क्या आप लोग जितने में से वीडियो देख रहे हैं, क्या किसी घर पे बनता है ये यूरिया? नहीं बनता है। कहाँ पे बनता है ये फैक्ट्री में बनता है। कहाँ पे बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। लेकिन ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो गाय है, गाय के पीछे आप लोग देख रहे हैं कितना सारा गोबर रखा हुआ है, ये एक्चुअली में गोबर नहीं है, ये क्या है, हमारा मैन्यूर है। क्या है, हमारा मैन्यूर है। और इसी चीज़ को क्या किया जाता है, मिट्टी में ऐड किया जाता है ताकि उसको ह्यूमस मिल सके और क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से हो। ये लगभग सभी के घरों के आसपास ये चीज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये हम लोग केवल फैक्ट्री में देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैन्यूर होता है इसको हम लोग अपने घर के आसपास ईजिली देख सकते हैं। आगे समझते हैं हम लोग डिफरेंट बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। आखिर क्या डिफरेंट है मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, मैन्यूर। मैन्यूर क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। मैन्यूर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, एक मिनट इसको इरेज कर दें। यहाँ पे देखिए मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। अब देखिए ये जो हमारा मैन्यूर है इसको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल सब्सटेंस, इसको नेचर से ऑब्टेन किया जाता है। और वो कहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ पे कैटल डंक, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू, प्लांट का जो वेस्ट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है क्या होता है, फर्टिलाइज़र इन एन इनऑर्गेनिक साल्ट। ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है जिसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। सेकंड नंबर देखते हैं इसका, मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। इसको क्या किया जाता है, फील्ड में बनाया जाता है। जबकि ये जो फर्टिलाइज़र होता है हमारा कहाँ पे बनता है, फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। और फर्टिलाइज़र को कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और मैन्यूर क्या करता है, सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है। जबकि फर्टिलाइज़र क्या करता है, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। और ये जो फर्टिलाइज़र होता है इसके पास किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं होता है और ये सॉइल को ह्यूमस क्या करता है, प्रोवाइड नहीं करता है। तो जब ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है तो आखिर करता क्या है, उसको आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए
मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या होता है, अंशतः ये जो इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है, जो प्लांट को चाहिए वो इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी लेस होता है, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कम होता है। अब देखिए फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और फर्टिलाइज़र जो होता है इसमें क्या होता है, प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट को चाहिए, वो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है। इसको क्या बोला जा सकता है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो NP। और पोटेशियम को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, K से। यदि आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। इसको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। जबकि मैन्यूर में क्या होता है, मैन्यूर में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है और फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं होता है। फर्टिलाइज़र में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप लोग को याद कर लीजिएगा, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए और इस चैप्टर के व्यू से। आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। आखिर हम लोग जो है मैन्यूर का यूज करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। मैन्यूर क्या करता है, तो इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है उस चीज़ को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। सेकंड देखते हैं, इट मेक्स द सॉइल पोरस। और ये सॉइल को क्या करता है, बहुत ज़्यादा छोटा बना देता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कितना पोरस है सॉइल, कितना छोटा छोटा है, इसका बारीक है पार्टिकल। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये जो मैन्यूर होता है ये क्या करता है, सॉइल में अभी आप लोग को बताया था कि मैन्यूर क्या करता है कि सॉइल में जो भी फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनकी जो नंबर होता है उनके नंबर को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। आगे देखते हैं तो हमारा इरीगेशन। आगे 4 नंबर पे कौन सा है हमारा, इरीगेशन। आइए समझते हैं इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। क्या बोलते हैं, सिंचाई। इरिगेशन होता क्या है उस चीज़ को समझते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ द टाइम। अब देखिए इसमें क्या होता है, वाटर को जो है प्लांट के पास सप्लाई कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं सिंचाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्लांट रहता है, जहाँ पे हमारा क्रॉप्स रहता है, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको सप्लाई कर देते हैं और यही हमारा इरिगेशन कहलाता है। यानी बोल सकते हैं इसको द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। और अलग अलग समय पे हम लोग सप्लाई कर देते हैं क्रॉप्स के पास, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। याद कर लीजिएगा आप लोग, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स के पास वाटर का सप्लाई एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ द टाइम। टाइम के अलग अलग समय पे, अलग अलग इंटरवल पे क्रॉप्स के पास वाटर को पहुँचाना ही क्या कहलाता है, हमारा इरिगेशन कहलाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सिंचाई हो रहा है। आप लोग तीनों फिगर को अच्छे से देख सकते हैं। अब आइए इसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग रीड करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट। अब देखिए जो वाटर होता है वो क्या करता है, क्रॉप का कौन सा पार्ट होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट का। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, प्लांट रूट, यानी प्लांट का जो रूट होता है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट जो है, प्लांट में प्लांट में जो वाटर का परसेंटेज वो क्या है, 90% लगभग वाटर रहता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स। अब देखिए प्लांट का जो पार्ट होता है उसके ग्रोथ के लिए क्या है, वाटर बहुत नेसेसरी है। प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर नेसेसरी है। और उसके और भी पार्ट्स हैं जो जैसे ब्रांच हो गए, फ्रूट हो गए, फ्लावर हो गए, लीफ हो गए, उन सभी के ग्रोथ के लिए भी क्या ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है। अब देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र में आप लोगों को बताया था नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम होता है, पी से फास्फोरस होता है और एन से नाइट्रोजन होता है। और ये क्या है, एक फर्टिलाइज़र है। पिछले वीडियो में पीछे मैंने बताया था ना कि ये क्या है, फर्टिलाइज़र। और जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, वहाँ पे मैंने बताया था कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। तो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है और ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, सही है। एलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र, जो कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस है, आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट। और ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ये भी प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा हो गया इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया।
अब हम आगे देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। आखिर हमारा जो इरिगेशन होता है, तो इरिगेशन में जो पानी चाहिए वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है वेल। पहले हम लोग देखते हैं क्या, कहीं कहीं पे देखते हैं हम लोग की क्या कुआं है, इस तरीके से कुआं, कई मूवी में भी दिखाया गया कि कुआं से क्या होता था, सिंचाई होता था। सेकंड जो है वो हमारा ट्यूबवेल है। फिगर में आप लोग अच्छे समझ सकते हैं ट्यूबवेल किस तरीके से कार्य करता है। पहले क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक चापाकल की तरह है, इसमें इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, फिर वो पानी को क्या करता है, ऊपर निकालता है और ऊपर निकाल कर एक जगह इकट्ठा होता है, और जैसे इसमें पानी फिल होता है ये फिर पानी कहाँ ट्रांसफ़र करता है आगे, और यहाँ से जो है प्लांट के पास, क्रॉप्स के पास वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा पॉन्ड्स, यानी जो आसपास के जो तालाब होते हैं, जो वहाँ से क्या होता है, पानी को सप्लाई कर दिया जाता है खेतों में, जिससे कि सिंचाई हो जाता है। 4 नंबर पे हमारा लेक, झील, जिसको क्या बोलते हैं, झील, और पहले जो है यहाँ से भी सिंचाई होता था। 5 नंबर पे कनाल, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहर है, कनाल का मतलब हो गया नहर। तो ये नहर भी आसपास में होता था, और नहर के आसपास में जितने भी खेत हैं वो क्या होते थे, इसी में जो वाटर था, इसी वाटर के सहारे उन लोगों को सिंचाई किया जाता था। इस चीज़ को आप लोग अभी भी गांव में देख सकते हैं, किसी किसी गांव में जाइएगा तो वहाँ पे आसपास में जो नहर है वहाँ से क्या होता है, सिंचाई होता है। 6 नंबर बात करें हमारा वो रिवर है। 6 नंबर क्या है, रिवर। नदी से जो पानी आता है उससे भी क्या किया जाता है, क्रॉप को पानी दिया जाता है, और उससे इस तरीके से सिंचाई होता है। तो देख सकते हैं कितना है सोर्स ऑफ इरिगेशन, कितना है, तो फर्स्ट है वेल, सेकंड नंबर ट्यूबवेल, थर्ड नंबर पॉन्ड, 4 नंबर लेक्स, 5 नंबर पे हमारा कनाल, और 6 नंबर पे क्या है, हमारा रिवर है। आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, आखिर जो है अभी के डेट में हम लोग किस तरीके से इरिगेशन करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मॉडर्न का मतलब हो गया आधुनिक, जो अभी के डेट में यूज होता है, सही है। अब देखिए 1 नंबर पे जो है हमारा क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। कौन सा है, स्प्रिंकल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, पानी का जो होता है छिड़काव होता है। क्या होता है, स्प्रिंग का मतलब छिड़कना होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, वाटर का छिड़काव होता है, और फिगर में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को। आइए पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर को देखते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। और ये किसके लिए ज़रूरी है, तो अनइवन यानी जहाँ पे जो है जो लैंड है वो अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है, कहीं पे ऊँच है कहीं पे खाल है, उसके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और जहाँ पे पानी क्या है, सफिशिएंट नहीं है, पानी बहुत ही कम है, उस जगह पे कौन सा सिस्टम हम लोग के यूज़फुल है, तो ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोर यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, और ये क्या होता है, सैंडी सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। और ये सिस्टम कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है तो जहाँ पे पानी का जो अमाउंट है वो सफिशियंट अमाउंट में वाटर वहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और लैंड कैसा है, अनइवन है, उस जगह के लिए हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे बेस्ट है। फिगर के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पानी का छिड़काव हो रहा है। फिगर के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं कहीं पे, ये वाला चीज़ जो यहाँ इस चीज़ को आप लोगों ने गार्डन में देखा होगा, कहीं कहीं पे गार्डन में लगाया जाता है, ताकि जितने भी वहाँ पे प्लांट्स हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन सभी के पास पानी अच्छे से चल जाए प्रॉपर अमाउंट में। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर कौन सा है, हमारा ड्रिप सिस्टम है। सेकंड नंबर कौन सा है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब आप लोग समझ सकते हैं बूंद बूंद। ड्रिप मतलब क्या होता है, बूंद। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, डेट सिस्टम इन विच वाटर फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट। वैसा सिस्टम जिसमें वाटर क्या होता है, फॉल, वाटर गिरता है, कैसे गिरता है, तो ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट, और वो कहाँ पे होता है, तो रूट के पास होता है। थर्ड फिगर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, थर्ड फिगर को आप लोगों को दिखाया गया है। ये क्या है, ड्रिप सिस्टम है। क्या है, ड्रिप सिस्टम है। इसमें जो है वाटर है ड्रॉप बाई ड्रॉप, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप गिर रहा है, वाटर ड्रॉप, और ये कहाँ पे गिर रहा है, तो जस्ट एट द रूट पोजीशन है, जहाँ पे रूट का पोजीशन है वहीं पे इसको पानी गिर रहा है, क्योंकि वहीं पे इसको क्या है, पानी की आवश्यकता है, क्योंकि पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। सेकंड फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पाइपलाइन द्वारा यहाँ पे वाटर को पहुँचाया जा रहा है। फर्स्ट फिगर में भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार ड्रॉप बाई ड्रॉप जो वाटर है वो क्रॉप का जो रूट है वहाँ पे फॉल हो रहा है, गिर रहा है। तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम है, जिसमें बूंद बूंद करके वाटर को पहुँचाया जाता है प्लांट रूट के पास। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि दिस सिस्टम प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप टू द प्लांट, और ये सिस्टम क्या करता है, वाटर को ड्रॉप बाई ड्रॉप प्लांट के पास पहुंचाता है। इसके बाद देखते हैं इन दिस सिस्टम वाटर डज नॉट वेस्ट, और ये जो सिस्टम है इसमें वाटर कहीं से भी वेस्ट नहीं होता है,
इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा तो पानी का वेस्ट तो जाहिर सी बात है कि कम होगा, तो इस सिस्टम में वाटर डज नॉट वेस्ट, वाटर वेस्ट नहीं होता है। थर्ड नंबर है इट इज़ बून इन द रीजन वेयर वाटर इज नॉट टू मच अवेलेबल। अब देखिए बून का मतलब होता है वरदान, बून का मतलब क्या होता है, वरदान। ये चीज़ जो है ये ड्रिप सिस्टम है, ये वरदान है कौन से क्षेत्र के लिए, तो जहाँ पे वाटर इज नॉट टू मच अवेलेबल, जहाँ पे वाटर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, वाटर बहुत कम है, वहाँ के लिए क्या है, ड्रिप सिस्टम क्या है, बून है, यानी एक तरीके से समझे तो वरदान है। आगे देखते हैं हमारा यहाँ पे दो सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये दोनों सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है ये, तो ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, अभी के डेट में इस तरीके से सिंचाई होता है। इसके बाद हम लोग 5 नंबर पे हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम, जैसे ही हम लोग सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ जो है कुछ अनडिजायरेबल प्लांट क्या करता है, ग्रो कर जाता है, जिसको हटाना नेसेसरी हो जाता है, और जो अनडिजायरेबल प्लांट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वीड बोलते हैं। आइए देखते हैं वीड होता क्या है। देखिए यहाँ पे द अनडिजायरेबल प्लांट विच आर ग्रो फ्रॉम एलोंग विथ क्रॉप्स, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, मिसटाइप हो गया है। द अनडिजायरेबल प्लांट विच आर ग्रो एलोंग विथ क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो सीड को बोते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कुछ खरपतवार होता है जो हमारे क्रॉप्स के साथ क्या करता है, ग्रो करने लगता है। इस तरीके का खरपतवार आप लोगों ने देखा होगा जिसको वीड्स बोला जाता है। वीड्स का मतलब खरपतवार होता है। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको हम लोग जो हमारा खुरपी होता है जिसको बोला जाता है, उस चीज़ से हम लोग उसको रिमूव कर लेते हैं, या फिर अगर पॉसिबल होता है तो हाथ से उसको क्या करते हैं, पिक आउट करके उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। अब देखिए ये जो वीडिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। जब हम लोग क्या करते हैं, वो जो वीड्स है, अनडिजायरेबल प्लांट है जो यूजफुल नहीं है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वीडिंग। वीडिंग कहलाता है। वीडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड। वीड को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। फिगर में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या किया जाता है, जो वीड्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वीडिसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडिसिड्स। क्या होता है वीडिसिड्स, तो वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स आर नोन एज वीडिसिड्स। जो हमारा वीड है ग्रो करता है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल का यूज करते हैं, और उसी केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी केमिकल्स को क्या बोलते हैं, वीडिसिड्स। क्या बोलते हैं, वीडिसिड्स। अब देखिए दे डू नॉट डैमेज टू द क्रॉप्स। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉप्स को कुछ केमिकल्स देते हैं जो क्या होता है उसके लिए हार्मफुल होता है, लेकिन ये जो वीडिसिड्स होता है ये क्या करता है, केवल जो उसमें वीड होता है उसी को नष्ट करता है, उसी को ख़त्म करता है, उसी को मारता है, बाकी क्रॉप्स को किसी प्रकार का डैमेज नहीं करता है। इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, और ये क्या होता है, वाटर में इजीली डिजॉल्व होता है, और वाटर में डिजॉल्व हो जाने के कारण देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड फिगर में इसको दिखाया गया है, वाटर में इजीली क्या हो गया है, डिजॉल्व हो गया, और इस प्रकार इसको स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू इसका छिड़काव हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे वीड्स होगा वो क्या करेगा, उस चीज़ को नष्ट कर देगा, और क्रॉप को किसी प्रकार का डैमेज नहीं पहुँचाएगा, किसी प्रकार का क्षति नहीं होगा। और ये देख सकते हैं ग्लाइकोफॉस्फेट है, ग्लाइफोसेट। ये ग्लाइफोसेट है, ये क्या है, एक प्रकार का वीडिसिड्स है जिसका यूज किया जाता है वीड को रिमूव करने के लिए। ये वीड है, और वीड को रिमूव करने के लिए जो केमिकल का यूज किया जाता है उसको वीडिसिड्स बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ग्लाइफोसेट। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हार्वेस्टिंग। अब देखिए क्या होता है, जब खरपतवार को बाहर कर देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को अगर वो मैच्योर हो गया, वो पक गया है, हमारा जो क्रॉप है उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कटाई कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, हार्वेस्टिंग क्या होता है। हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप जो है मैच्योर हो जाता है तब उस चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग कट कर देते हैं, और वही क्या कहलाता है, हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग हार्वेस्टिंग है वो दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक क्या करते हैं, उसको पुल आउट कर सकते हैं। क्या करते हैं, पुल आउट, जैसे कि सेकंड फिगर में देखिए उसको जड़ से उखाड़ लिया गया है। और या तो करते हैं उसको कट क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर उसको ग्राउंड से कट करके अलग कर देते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट फिगर में है। फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं इसको जो ग्राउंड है वहाँ से इसको कट करके अलग किया गया है, लेकिन जो सेकंड फिगर है इसको पुल आउट कर दिया गया है, यानी इसको
ग्राउंड से उखाड़ लिया गया है और एक प्रकार का हार्वेस्टिंग है। तो ये दो तरीके से हार्वेस्टिंग होता है, एक होता है पुल्ड आउट करके और एक कट करके। और हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब हमारा क्रॉप फसल रेडी हो जाता है तब उसको क्या करते हैं? कटिंग कर लेते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग का हिंदी क्या होता है? कटाई होता है। क्या होता है? कटाई। हार्वेस्टिंग का हिंदी क्या होता है? कटाई होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है थ्रेसिंग। जब हम लोग जब हम अपना जो क्रॉप है उसको कट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? थ्रेसिंग करते हैं। अब देखिए थ्रेसिंग होता क्या है उसको समझते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच सीड आर सेपरेट फ्रॉम स्टॉक। अब देखिए ये जो थ्रेसिंग होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो इस तरीके से क्रॉप होता है, तो ये हो गया हमारा स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है? डंठल। और ये हो गया हमारा सीड। तो हम लोग क्या करते हैं? सीड को अलग कर देते हैं। किससे? डंठल से। और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, थ्रेसिंग एक मशीन से भी होता है और बाई हैंड भी होता है। जैसे मैं बात करें हम पैडी की, तो पैडी को क्या किया जाता है? ऐसे बीट करके उसके जो सीड होता है उसके पुआल से उसको अलग कर दिया जाता है, वो भी एक प्रकार का थ्रेसिंग है। और बात करें हम गेहूँ की, तो गेहूँ में जो थ्रेसिंग होता है उसमें क्या किया जाता है? मशीन के थ्रू उसको अलग किया जाता है मशीन से। तो ये थ्रेसिंग हमारा दो तरीके से होता है। एक क्या होता है? उसको बीट करके किया जाता है, और एक मशीन से। और थ्रेसिंग में क्या होता है? तो एक प्रोसेस होता है बाई विच जिसमें सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम स्टॉक। और उसमें क्या होता है? सीड को उसके स्टॉक से, डंठल से उसको अलग कर दिया जाता है, और वही क्या कहलाता है? हमारा थ्रेसिंग कहलाता है। और इस फिगर के थ्रू आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा चाफ, भूसा इसमें से निकलता है और एक ग्रेन निकलता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं विनोइंग क्या होता है। विनोइंग का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी होता है ओसाना। देख सकते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट फिगर में एक महिला खड़ी है, वो किस प्रकार से ओसा रही है। ये आप लोग देहात में अक्सर देखे होंगे। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम चाफ कॉल्ड विनोइंग। अब देखिए विनोइंग क्या होता है, इसको फिगर से अच्छे से समझिए। विनोइंग में क्या किया जाता है कि जो भूसा होता है, जब हम लोग थ्रेसिंग करते हैं तो उसमें से हमारा क्या निकलता है? भूसा निकलता है, और साथ ही साथ सीड होता है। वो दोनों क्या होता है? एक ही में मिक्स हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, सीड्स में क्या हो गया है? मिक्स हो गया है। हस्क बोलते हैं, फिर चाफ बोलते हैं भूसा को। तो उसी को अलग करना क्या कहलाता है? हमारा विनोइंग कहलाता है। और ये दो तरीके, ये देख सकते हैं ये हवा के थ्रू किस तरीके से महिला यहाँ पे खड़ी हो गई है टेबल पे। और ये जो सूप है, सूप में क्या कुछ सीड्स है, और इसी सीड्स में क्या मिक्स है? हमारा हस्क है। जैसे ही इसको नीचे गिराते हैं, हवा इधर की तरफ है, तो क्या होगा? जो हल्का हवा होगा वो कहाँ पे जाएगा? हवा के प्रेशर से ये जो हल्का मटेरियल है इसमें से, जिसको हस्क बोलते हैं, वो कुछ दूरी पे जा करके इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो हेवी होगा सीड, वो क्या होगा? वहीं पे जस्ट गिर जाएगा, और इस प्रकार जो हस्क है वो सीड से अलग हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। सीड को अलग करना भूसा से, चाफ से या फिर हस्क से, वही प्रोसेस हमारा विनोइंग कहलाता है। फिगर को देख करके आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं स्टोरेज। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? सारी चीज़ों को अलग कर लेते हैं, सीड को अलग कर लेते हैं, चाफ को अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं ताकि इन फ्यूचर उसका यूज कर सके। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर फ्यूचर यूज। अब देखिए फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ को स्टोर करके रखना पड़ेगा। किस चीज़ को? तो ग्रेन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और ये सबसे ज़रूरी टास्क है फ्यूचर यूज के लिए। वी स्टोर ग्रेन फॉर फ्यूचर यूज। और हम लोग क्या करते हैं? ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। किस लिए? तो फ्यूचर में यूज करने के लिए। अब देखिए सिलोस क्या होता है। फिगर आप लोग देख सकते हैं सिलोस यहाँ पे, ये समझते हैं इसको। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स स्टोर आर डन ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए वह जगह जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है, किस जगह पे? ऑन लार्ज स्केल। जब बड़े से स्केल पे एक जगह पे कोई भी जगह हो जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सिलोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलोस या फिर ग्रेनरीज, दोनों का मतलब सेम होता है। तो वह जगह जहाँ पे ग्रेन को एक लार्ज स्केल पे स्टोर किया जाता है, उसी जगह को क्या बोला जाता है? उसी जगह को ग्रेनरीज या फिर सिलोस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सिलोस या ग्रेनरीज क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिगर के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, कहीं कहीं पे आप लोगों ने इस तरीके का फैक्ट्री देखा होगा। ये एक्चुअली में क्या होता है? वो ग्रेनरीज होता है या फिर सिलोस होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं?
जो हमारा ग्रेन से उसको स्टोर कर रखते हैं। आखिर हम लोग वहाँ पे क्यों रखते हैं स्टोर करके, उससे क्या बेनिफिट्स होता है हमको, उसको आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इसमें क्या किया जाता है, ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, सिलोस बोला जाता है और नहीं तो ग्रेनरीज, दोनों बोला जाता है इसको। अब देखिए सिलोस प्रोटेक्ट्स ग्रेन फ्रॉम पेट, और ये देखिए क्या करता है, जो सिलोस होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, ग्रेन को। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं किस लिए, ताकि उस चीज़ को प्रोटेक्शन मिले, वो प्रोटेक्ट रहे, ख़राब ना हो, अच्छे से रहे। और किस चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर वहाँ पे रखते हैं, देखिए पेट से, लाइक रैट, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड मॉइस्चर। अब यहाँ पे जो है सिलोस या फिर ग्रेनरीज है, इसमें हम लोग किसी भी चीज़ को रखते हैं, हम अपने सीड्स को रखते हैं, प्रोटेक्शन मिलेगा किस चीज़ से, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से, और जो छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि रैट जो कि घरों में रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ग्रेन्स होता है उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो सिलोस या फिर ग्रेनरीज में स्टोर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, फिगर में आप लोग देख सकते हैं एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल को रखा जाता है, रेयर किया जाता है, उसी चीज़ को क्या, उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिगर से आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। देखिए अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर शेल्टर केयर्ड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। वह जगह जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है, घर दिया जाता है, शेल्टर मतलब रहने के लिए आवास दिया जाता है, ऑन केयर मतलब उसका जो है देखभाल किया जाता है, ऑन लार्ज स्केल। जब बड़े से स्केल पे एनिमल को कहीं एक जगह पे रखा जाता है, उनको रेयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है, केयर किया जाता है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर टोटल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग इस चीज़ का जो मल्टीपल चॉइस को, इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पे देख इस चीज़ को समझिए, ये क्या कीजिएगा, आप लोग जिस तरीके से पढ़ाया गया, जिस तरीके से लिखा गया, फिगर को छोड़ करके आप लोग कॉपी में इस चीज़ को नोट करके अच्छे से रीड कीजिएगा। और रीड करने के बाद आप लोग 1 से 2 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमको कितनी चीज़ें इसमें से याद है और कितने नहीं है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या आएगा, तो क्रॉप प्रोडक्शन इसी का रहेगा, ठीक है। और वो क्या होगा, एमसीक्यू रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, उन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।